MMMS, MMS से कंफ्यूज ना करें, ट्रिपल MS। अब ट्रिपल MS क्या है? फर्स्ट M मील, फूड, क्या खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसमें रियल फूड उसको कहते हैं भात दाल सब्जी चोखा भुंजिया खाइए, पालथी मार के बैठ के खाइए, टाइम पे खाइए, जल्दबाजी में ना खाइए, मतलब फास्ट फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। प्रोसेस्ड फूड उसको कहते हैं। कैंसर के क्या डिफरेंट स्टेज हैं, अगर आप शॉर्ट में बताएं तो, और किस स्टेज तक लोगों की जान बचाई जा सकती है? जी देखिए, टेक्निकली तो स्टेज 1 2 3 4 अलग अलग कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक के लिए मैं बताऊं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज टेक्निकल स्टेज 1 और स्टेज 2 को कहते हैं। आमतौर पे सॉलिड ट्यूमर, जिस आप ऐसे मान लिया कैंसर को, सॉलिड ट्यूमर जिसको हम फील करते हैं, लिक्विड जिसको ब्लड कैंसर कह सकते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर स्टेज 1 और 2 सर्जरी होके ठीक हो जाता है, क्यूरेबल है। स्टेज 3 लोकली एडवांस है, जैसे आपने अभी एक एक्टर की बात की, कीमोथेरेपी चल रही, इसलिए चल रही कि स्टेज 3 कैंसर है। तो स्टेज 3 को पहले कीमोथेरेपी देके श्रिंक करना होता है, छोटा करना होता है, स्टेज छोटा करना, उसके बाद सर्जरी करके या जो भी ट्रीटमेंट से करना है। स्टेज 4 इनक्यूरेबल स्टेज होता है, उसमें हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, 2 ही एम से इलाज करना होता है। एक और सवाल जो आम लोगों का सवाल होता है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, ये गांव में कोई नशा भी नहीं कर रहा था, गांव में रह रहा था, लेकिन उसे कैंसर हो गया। क्या इसके पीछे क्या कोई जेनेटिक वजह भी हो सकती है? सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। 5 से 15%। चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि ऐप बेस्ड खाना आ जाए। चाउमीन, शहर वाले तो कम से कम इंग्रेडिएंट देख के खाते हैं। वहाँ पे चाउमीन किस पाम ऑयल में बनाया जा रहा है, मैं कभी जाता हूँ देखता हूँ, कोई उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। लेकिन चाउमीन क्यों खाना है भैया? आप अपने एरिया की चीज़ें खाओ ना, लिट्टी चोखा खाओ। तुम्हें चाउमीन खाना क्यों? तुम चाइनीज हो। अगर चॉइस भी है तो फिर वही खाओ जो अपने बना सकते हो, क्योंकि छोटी जगह पे क्वालिटी करती है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी नेक्स्ट लेवल जा रही है। क्या इससे मदद मिली है इसको कैंसर को क्योर करने में या इसे डिटेक्ट करने में, और लोग क्या अब वो डर खत्म हुआ? और जो अभी इस पीढ़ी में लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली माने आप अपने आप को, कि नॉट ओनली मेडिकल, इन जनरल टेक्नोलॉजी में जो एक कमिंग वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो मेडिकल को भी बूम देने वाला है और सब जगह बूम देने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। कैंसर ये एक ऐसा शब्द है कि जैसे ही आप इसे सुनेंगे आप डर जाएंगे। आप शायद आखिरी स्टेज तक सोच सकते हैं कि क्या ही होगा आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ जिसके लिए आपने इस शब्द को सुना है। खबरों में अक्सर किसी ना किसी सेलिब्रिटी से जुड़ी खबरें आती रहती हैं। आम जीवन में भी अब कैंसर जैसी बीमारी ऐसी है कि आपको अपने आसपास जरूर देखने को मिले। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं अपने बिहार से, जो लगातार इसके खिलाफ कहें तो सीधे तौर पर जंग लड़ रहे हैं, वो भी अपनी हाथों से, मशीन के साथ। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका बिहार तक में। कैंसर सर्जन है ये। इनका कुछ और भी परिचय है। एक वो डॉक्टर जो रात दिन सर्जरी करता है, लोगों की जान बचाता है, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि आपके जीवन को तो बचा ही रहे हैं, साथ ही जीवन कैसे जिया जाए ये भी एक सिखाते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने LLB किया है, योगा में भी डिग्री ले ली है और साथ ही MBA भी कर रखा है। डॉक्टर होने के साथ साथ कह सकते हैं आप कि मल्टीपल टैलेंटेड है ये। और सबसे बड़ी बात ये जो हम बिहारियों के लिए, कि आप गर्व से कहिए कि आप बिहारी हैं, और आज एक प्राउड बिहारी डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल सर जो शुरू होता है, हर कोई जानना चाहता है, जब भी बिहार का नाम आता है तो एक लगता है कि जर्नी बड़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि जिस लेवल पे आप हैं, आपके मैंने कई आर्टिकल पढ़े, कई इंटरव्यूज़ देखे, उससे लगता है कि बिहार से निकलकर यहाँ तक आना ये इतनी आसान बात तो नहीं है। देखिए, अगर सहानुभूति लेनी हो तो कह सकते हैं कि यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन
मज़ा तो तभी है जब गंगा की धार पे उल्टी तैराकी हो, तो मज़ा तब आता है। वो क्या कि आप स्टीमर में बैठ के कोई पहुंचा दे कहीं और कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आप पहुंच जाएं, तब कोई ख़ास बात नहीं होती है। हाँ, कठिनाई होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा कर दें कि वहाँ से पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो और भी बेहतर हो जाएगा। चलिए, लेकिन ग्लैमराइज नहीं करना है कि यहाँ पहुँच गए तो बहुत ग्लैमर हो गया और वहाँ रहते तो कुछ अलग हो जाता। दोनों का संतुलन जरूरी है। बिहार में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, और डे बाय डे कुछ बुरी हो रही हैं जिसको रोकने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब सीधे चूंकि जब हमने इस पे रिसर्च शुरू किया, एक आम जहन में सवाल उठता है कि जैसे मैं चूंकि आप ही का कोई पुराना इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे ये जो निचोड़ एक समझ में आया कि आप जैसे कैंसर सुने तो आपको डरना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अपने आसपास परिवार में अगर हम किसी को सुनते हैं, तो एक तो आम लोगों को दिक्कत ये होती है कि वो सांत्वना कैसे दे, क्योंकि अभी तक इस देश में मुझे ऐसा लगता है कि इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। मतलब आप सीधे डरते हैं पहले। तो अगर हम किसी के लिए सुनते हैं तो वो क्या स्टेप होने चाहिए, कैसे उन्हें अस्पताल तक पहुंचने चाहिए, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब एक सरल भाषा में अगर हम समझें तो वो क्या स्टेप होंगे? सबसे पहले देखिए, अगर जागरूकता की बात कहें तो इसकी परिभाषा क्या है, कैंसर है क्या, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे स्किप करके निकलना चाहते हैं कि कैंसर का नाम भी ना लो, और ऐसे लोग मिले हैं मुझे जिन्होंने कहा कि इस फंक्शन में मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूँ, इसमें कैंसर का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरू करें। बिल्कुल। कैंसर क्या है? एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल इज कैंसर। अब इसको और साधारण समझिए, असामान्य उद्देश्य विहीन बेतरतीब कोशिकाओं की वृद्धि हो जाना ही कैंसर है। मतलब कहीं से कुछ नहीं आया, आपके शरीर के अंदर की कोशिकाएं थी और असामान्य बढ़ने लगी, उसमें एक क्षमता और आ गई। नॉर्मली आमतौर पे हमारी कोशिकाएं एक सर्टेन उम्र के बाद मर जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे रेड ब्लड सेल 120 दिन में मर जाना चाहिए, लेकिन कैंसर की कोशिकाएं मरती नहीं हैं, अमर हो जाती हैं। और एक क्षमता और आ जाती है कि एक अंग से उठ के दूसरे अंग में जाने लगती है। लेकिन इसका कहीं न कहीं से इसको इंडक्शन, इसको संकेत बाहर से मिल सकता है। वो बाहर कुछ भी हो सकता है, तंबाकू, शराब या कोई भी कैंसर फॉर्मिंग एजेंट, लेकिन कोशिकाएं आपके अंदर की हैं। और साधारण में समाज में लाखों लाख करोड़ों लोग रह रहे हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल कोशिकाएं लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे साथ काम कर रही हैं। अब इनमें समाज में कुछ लोग आतंकवादी बन जाए और हमारे अपने लोगों को मारने लगे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने लगे, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, ये कैंसर है। तो इसी तरह समझना है, आपके अंदर के होने वाले बदलाव को आप कैसे रोकें, तभी आप जागरूक होंगे। अब उस पर चर्चा हम करेंगे कि रोकथाम की कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़ें। अब इसमें जो बदलाव आया, इसके कारण तकलीफ क्या होगी? जिस अंग में ये बदलाव आया उस अंग में कोई न कोई असामान्य लक्षण होगा। आमतौर पे लोग पूछते हैं कि कैसे हम पकड़ें कैंसर को शुरुआती स्टेज में। जिस अंग में बदलाव हो रहा है उस अंग में असामान्य लक्षण होने लगेगा। असामान्य लक्षण का मतलब क्या हुआ? महिलाओं के लिए स्तन में गांठ आ जाए, नॉर्मली गांठ नहीं होती है। पुरुषों में अगर मान लीजिए आवाज़ में बदलाव हो जाए, गुटखा तंबाकू खाते हैं, मुंह में कोई छाला हो जाए जो छाला भर नहीं रहा हो, दांत हिलने लगे, मुंह से खून आने लगे, आवाज़ में कोई बदलाव हो, या पेट की गड़बड़ी होना, आम तौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसमें अपाचन, इंडाइजेशन, एसिडिटी कभी कभी हो जाना नॉर्मल बात है। आपने कभी खाना गड़बड़ खा लिया, रात में सो नहीं पाए, लेकिन ये बार बार समस्या हो रही है तो असामान्य लक्षण है। कहीं से रक्तस्राव असामान्य होने लगे, ये सारे असामान्य लक्षण जिस अंग में कैंसर पनप रहा होगा उसमें होगा, उसको पकड़ना है। इसके लिए जागरूकता की जरूरी है। जागरूक किसको होना? हर इंसान को और हर डॉक्टर को। हर डॉक्टर को एक स्पेशलिस्ट की तरह हर लक्षण को शक की निगाह से देखना है कि क्या इसे कैंसर का लक्षण तो नहीं है। इतनी जागरूकता कैंसर को प्री कैंसर स्टेज या अर्ली कैंसर स्टेज में पकड़ लेगा, और जो एक
इसमें बना हुआ है, जिंक्स बना हुआ है, ये कैंसर तो पकड़ में आता ही नहीं है, एडवांस हो जाता है, ये जिंक्स खत्म हो जाएगा। नहीं, इसमें तो मोस्टली ऐसा होता है, जैसे अभी हाल में ही सेलिब्रिटी हैं हिना खान, उनको लेके काफ़ी खबरें हैं, उनकी कीमो चल रही है। मतलब समझिए कि एक सेलिब्रिटी, लेकिन उसे भी तो समझ आ रहा है जब वो एक स्टेप को पार कर जा रहा है। मतलब बॉडी में लक्षण उन्हें दिखे होंगे, बट जो आप कह रहे थे कि वो समझ ही काफ़ी देर से आ रहा है। मतलब जैसे हमें बुखार हुआ तो हमने थर्मामीटर लगा लिया, हमने एक पैरासीटामोल खा ली, अब तो खैर डोलो खाने लगे हैं लोग। खैर, तो इसमें ऐसे मतलब क्या ये चेंजेस कंटिन्यूअसली चेंजेस हैं, या अब कोई चेंजेस हुआ फिर वो ठीक हुआ, फिर कुछ दिन के बाद फिर हुआ? जी, देखिए आपने बुखार की चर्चा की, बुखार के बारे में, बुखार का पता है और थर्मामीटर लगाना है। ये क्यों हुआ कि हर इंसान को मालूम है कि इतने टेम्परेचर से ज़्यादा अगर होगा तो शरीर गर्म हो, आंखों में जलन हो, शरीर में हरारत हो तो बुखार हो सकता है, पता है ना। बिल्कुल। कैंसर के बारे में लोगों को पता भी नहीं है, और दूसरा पता है तो इग्नोर करते हैं, मुझे तो नहीं हो सकता है। हाँ। अब सेलिब्रिटी हम लोगों ने, समाज ने बनाया हुआ है कि फलानवा सेलिब्रिटी है, ये ढिकनवा सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन कैंसर को कोई पता नहीं है। कैंसर के लिए ह्यूमन बॉडी है, वो किसी की हो। आम तौर पे देखा गया है कि जो ज़्यादा सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उनको कैंसर की बीमारी हो सकती है, इसलिए आप अभी लाइन से देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनकी लाइफस्टाइल, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी आप देखते हैं, फिजिक एंड फिगर मेंटेन्ड है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है। फिजिक फिगर ही सिर्फ लाइफ नहीं है, जीवन। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? Mixture and manifestation of all the components in the body. What is death? A scattering of all the components. That is death. जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये अज्जा कभी भी परेशान हो सकता है। आप रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, कॉस्मेटिक केमिकल्स का बहुत इस्तेमाल है सेलिब्रिटीज़ के, इस पे अल्कोहल स्मोकिंग का इस्तेमाल है, स्ट्रेस लेवल हाई है, पोल्यूटेंट्स आपके हर तरफ। मतलब हो सकता है आप घर में घरे का पानी पीते हो, लेकिन सेलिब्रिटी से प्लास्टिक के बॉटल का पानी पीते हैं। तो इस तरह से बहुत से कारण मिक्स करके उनकी लाइफ पे अटैक करता है। ये एक तरह से सिग्नल, संदेश जनरल पॉपुलेशन को है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये ना सोचें कि सेलिब्रिटी इस्तेमाल कर रहा है ये अच्छी चीज़ है, उनको जानकारी नहीं है, विज्ञान की जानकारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप अपनी लाइफ में ना लाएं। नहीं, जैसे अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लाइफ स्टाइल। सेलिब्रिटी बड़े आइकन होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा यूथ को या कहें तो सोसाइटी को वो प्रभावित करते हैं। रही बात काम करने की, तो इस देश में तो अब तो ज़्यादा घंटे काम करने की परिभाषा दी जाने लगी है कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। खैर ये लेकिन बड़ी बात यह है कि जब जिस लाइफ स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, तो मान लिया कि आपने जैसे कहा कि आपकी बॉडी फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है या आप अंदर से फिट हैं। तो ये एक आम आदमी कैसे इसको करे? मतलब जैसे मैं सुबह जगह, मैं वॉक कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं काम पे आ रहा हूँ, स्ट्रेस ले रहा हूँ, फिर मैं घर जा रहा हूँ, फिर थोड़े OTT पे शोज भी देख रहा हूँ, फिर मैं सो रहा हूँ, फिर मतलब ये मतलब क्या है ये लाइफ स्टाइल, इसको कैसे हमें चलाना है? बिल्कुल, देखिए जीवन शैली, आपने बात कही कि आजकल तो परिभाषा दी रही ज़्यादा काम करने के लिए। ये मजदूर देश की परिभाषा होती है कि ज़्यादा काम करो। अगर आपको देश में क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, तो लीजर पीरियड दीजिए। हर सेगमेंट जो काम कर रहे हैं उसमें लीजर पीरियड होना चाहिए, तभी उसके थॉट्स जगेंगे, तभी कौंधलाहट उठेगी कि नया क्या करना है। कभी भी कोई देश नई चीज़ लेके नहीं आएगा अगर उसके लोग मजदूर की तरह काम करेंगे। मजदूर कभी भी 2 जून की रोटी के ऊपर नहीं सोच सकता है। अब चलिए जीवन शैली की बात करते हैं। मैं एक फॉर्मूला देता हूं हर समय, MMMS। MMS से कंफ्यूज ना करें, ट्रिपल MS। अब ट्रिपल MS क्या है? फर्स्ट M मील, फूड, क्या खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खाते हैं,
कैसे खाते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं तो पैकेट पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब मोस्टली लोग तो शुगर एंड सॉल्ट ओनली, शुगर एंड सॉल्ट देखते हैं, क्या है वो तो देखें, Carbs. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज इन द फूड, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्हाट हैज बीन डन टू योर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा कार्ब, प्रोटीन, फैट, सॉल्ट, शुगर, ये तो इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग हुई, केमिकल फर्टिलाइजर दिया गया कि नहीं दिया गया, इससे फाइबर निकाल लिया गया, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन, मिनरल्स निकाल लिए गए। ये रॉ फूड की परिभाषा नहीं है। ईट रियल फूड। रियल फूड उसको कहते हैं भात, दाल, सब्जी, चोखा, भुंजिया खाइए, पालथी मार के बैठ के खाइए, टाइम पे खाइए, जल्दबाजी में ना खाइए, मतलब फास्ट फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। प्रोसेस्ड फूड उसको कहते हैं, अगर मान लीजिए मैं परिभाषा दूं तो ब्राज़ील का एक क्लासिफिकेशन, नोवा क्लासिफिकेशन, नोवा 1 2 3 4, 3 4 के प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। मतलब फूड की अच्छी चीज़ें निकाल ली गई, उसमें कार्ब, प्रोटीन, फाइबर निकाल लिया गया और फैट रख दिया गया। अब उसको साधारण, अब लोग नोवा क्लासिफिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे जो डॉक्टर नहीं है, उनके लिए मैं कहता हूँ 3 रसोई है, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई, शैतान की रसोई। भगवान की रसोई वो है प्राकृतिक चीजें जैसे आ रही एज इट इज, जो खा सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। अब सबको पता है क्या क्या खा सकते हैं डायरेक्ट। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन किचन में बन रहा हो, आप खाइए, आपके लिए बेहतर है। ये आपके दाल, रोटी, चावल जो मैंने बताया, इसको खाइए, लेकिन आटा, रिफाइंड आटा मत लीजिए, रिफाइंड तेल मत लीजिए, रिफाइंड नमक मत लीजिए, रिफाइंड शुगर मत लीजिए, रॉ इसको लीजिए। इंसान की रसोई, स्वस्थ रहेंगे। शैतान की रसोई, फूड जो पैक कर दिया गया रंगीन प्लास्टिक में, रंगीन कागज में, या लोग ऐप बेस्ड फूड मंगा के खा रहे हैं, शैतान की रसोई है। ये शैतान है जो आपको ठीक करने के लिए, आपके भूख की चिंता नहीं, उनको अपने व्यापार की चिंता है। वो रसोई का खाना आप खाएंगे, आप बीमार होंगे। तो ये आप गांठ बांध दीजिए। फर्स्ट एम मील, सेकेंड एम मूवमेंट। मूवमेंट में लोग समझते हैं जिम चले जाना मूवमेंट है, एक्सरसाइज करना मूवमेंट है, बिल्कुल करें। वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, इंड्योरेंस करें, कार्डियो करें। अब कैसे ये संभव है? चलना सीखें, सीढ़ियों पे चढ़ना सीखें, लिफ्ट का इस्तेमाल कम हो जाएगा। कुछ पैदल भी चल लें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो जाएगा, प्रदूषण भी कम होगा। स्ट्रेचिंग करें, ज्वाइंट्स आपके फ्लेक्सिबल हों, मसल में पावर हो, एंड्योरेंस हो, और कभी आपकी सांस भी चढ़े, इतना एक्सरसाइज मतलब कार्डियो हो, और सांस ऊपर नीचे चढ़े, पल्स तेज हो जाए। ये प्राणायाम से हो सकता है और अलग अलग तरीके की योगिक एक्सरसाइज से हो सकता है। तो अगर मैं एक चीज़ में कहूँ, योग, अष्टांग योग के माध्यम से अगर करेंगे तो ये संभव है। मैं सारांश में बताऊंगा कैसे। सेकेंड एम, थर्ड एम माइंड। हर इंसान तनाव में है। ये पूछिए कौन किसके लिए तनाव में है? अगर सब तनाव में है तो सुख में कौन है? हैप्पीनेस और हेडोनिज्म में अंतर लोगों को खत्म हो चुका है। हैप्पीनेस मतलब आनंद, हेडोनिज्म मतलब सुखवाद। लोग अल्कोहल, सेक्स, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ओटीटी, इसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं। हैप्पीनेस नहीं है। आनंद एक सतत यात्रा है, हेडोनिज्म एक मंजिल है, जिसको पाके आप शांत होते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, फिर से क्रेविंग होती है। ये हेडोनिज्म है, हैप्पीनेस नहीं, आनंद नहीं है। आनंद एक सतत यात्रा हो, अंदर मिलेगी। आनंद, हैप्पीनेस में हर समय सेरोटोनिन सिक्रेट होगा, आपको संतोष देगा। हेडोनिज्म डोपामिन सिक्रेट होगा, आपको क्रेविंग देगा, और चाहिए, ये और चाहिए, और चाहिए। तंबाकू, सिगरेट हेडोनिज्म देता है। तनाव इस कदर बढ़ा है बेवजह, उनसे पूछिए कि कारण क्या है तनाव का, पता नहीं है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ROS जनरेट होता है, ऑक्सीडेटिव रेडिकल, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा। लोग कहते हैं मैं 2 रोटी खाता हूँ फिर मोटा क्यों हुआ? तनाव देखो, कॉर्टिसोल सिक्रेट होता है, पेट पे मोटा हो जाता है, इंसान ऊपर से पतला रहता है। उसको कहता है टॉफी, थिन फ्रॉम आउटसाइड, थिक फ्रॉम इनसाइड, फैट फ्रॉम इनसाइड, टॉफी, TOFI। तो ये थर्ड एम होगा, माइंड। अब माइंड को कैसे संतुलन करना है, लंबी यात्रा है। एंड फोर्थ इज स्लीप, जो आपने कहा, MMMS, स्लीप, प्रॉपर स्लीप, 6 to 8 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द एज। जैसे एडवांस करने लगे 40 के बाद 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूरी है। और खाने से
सोने जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। क्यों? लिवर मदर ऑफ ऑल ऑर्गन है। सारे अंग को खाना जब आप देते हैं तो सुला के, लाइट ऑफ करके, ताला लगा के लिवर सोने जाएगा, और सोने के बाद लिवर को कम से कम 6 घंटे का रेस्ट चाहिए। तो आप लास्ट मील लेने के मिनिमम 3 से 4 घंटे बाद सोने जाएं, उसके बाद 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर ऐसा करेंगे MMMS को, तो आपको मोटापा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारियों से गारंटीड आप बचेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रोड पे जो चीजें हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इतना तो करें, बाकी लोगों से आपका एज बाहर निकल आएगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर अंशुमान जो हैं वो गरीब लोगों का इलाज करते हैं, ज़रूरतमंदों का इलाज करते हैं। वो भी कहें तो अपनी तरफ से बिल्कुल कह सकते हैं आप कि अगर कहीं खर्चा बहुत ज़्यादा आता होगा तो डॉक्टर अंशुमान आपका इलाज कर सकते हैं। आप एक बार इनसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं ये कैमरे पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा था, आपसे पूछा नहीं। तो आप इनसे संपर्क करिएगा अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो ये ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ये सोसाइटी में ऐसे कई लोगों की और संस्थाओं की मदद कर चुके हैं। इसके अलावा जो एक और सवाल कैंसर को लेके आता है कि कैंसर के क्या डिफरेंट स्टेज हैं, अगर आप शॉर्ट में बताएं तो, और किस स्टेज तक लोगों की जान बचाई जा सकती है? जी देखिए, टेक्निकली तो स्टेज 1, 2, 3, 4 अलग अलग कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। लेकिन अगर पब्लिक के लिए मैं बताऊं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड एडवांस स्टेज। अर्ली स्टेज टेक्निकल स्टेज 1 और स्टेज 2 को कहते हैं। आमतौर पे सॉलिड ट्यूमर, आप ऐसे मान लिया कैंसर को, सॉलिड ट्यूमर जिसको हम फील करते हैं, लिक्विड जिसको ब्लड कैंसर कह सकते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर स्टेज 1 और 2 सर्जरी होके ठीक हो जाता है, क्यूरेबल है। स्टेज 3 लोकली एडवांस है। जैसे आपने अभी एक एक्टर की बात की, कीमोथेरेपी चल रही, इसलिए चल रही कि स्टेज 3 कैंसर है। तो स्टेज 3 को पहले कीमोथेरेपी देके श्रिंक करना होता है, छोटा करना होता है, स्टेज छोटा करना, उसके बाद सर्जरी करके या जो भी ट्रीटमेंट से करना है। स्टेज 4 इनक्यूरेबल स्टेज होता है। उसमें हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। 2 ही एम से इलाज करना होता है, जीवन को बढ़ाएं और बढ़े जीवन में कष्ट ना हो, जिसको हम पैलेटिव केयर और इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो स्टेज 4 इनक्यूरेबल, स्टेज 3 रिवर्स करके क्योर कर सकते हैं, स्टेज 1 एंड 2 क्यूरेबल स्टेज है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कैंसर को अर्ली पकड़ना जरूरी है। या तो प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लें, कुछ ऐसे कैंसर हैं जो प्री कैंसर स्टेज में पकड़े जाते हैं, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर, ये सब प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। या अर्ली स्टेज पकड़ लें, जैसे स्तन कैंसर, स्टेज 1 पकड़ लें, क्योर हो जाएगा। स्तन जो सर्जरी सुनते हैं कि स्तन रिमूव करना पड़ता है, उसमें रिमूव भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ट्यूमर रिमूव होगा, क्योर हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कैंसर ना हो, MMS फॉर्मूला, और हो तो अर्ली स्टेज में पकड़ में आए या प्री कैंसर स्टेज। एक और सवाल जो आम लोगों का सवाल होता है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि इसकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, ये गांव में कोई नशा भी नहीं कर रहा था, गांव में रह रहा था, लेकिन उसे कैंसर हो गया। तो क्या इसके पीछे क्या कोई जेनेटिक वजह भी हो सकती है? सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। 5 से 15%। आमतौर पे ये अवधारणा जरूर है कि मैक्सिमम कैंसर जेनेटिक है, नहीं है। 5 से 15% ही जेनेटिक है। उदाहरण के लिए एंजेलिना जॉली का आपने केस सुना होगा, उन्होंने प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी कराई, मतलब कैंसर नहीं था, सर्जरी कराई। क्यों कराई? उनकी नानी को स्तन कैंसर, माँ को स्तन कैंसर, तब ये जेनेटिक टेस्टिंग आई नहीं थी। इन्होंने जब जेनेटिक टेस्टिंग कराई तो BRCA जीन पॉजिटिव आया, मतलब इनको भविष्य में कैंसर होने की संभावना थी, तो इन्होंने सर्जरी करा ली। यही 5 से 15% ग्रुप में फॉलो करता है जो जेनेटिक है। अब जब जेनेटिक नहीं तो हुआ क्यों? गांव और शहर में आज डिजिटल जो हाथ में सब कुछ आ गया, सारा गैप खत्म हो गया है। जो लाइफस्टाइल शहर में है, लेकिन शहर के लोग थोड़े जागरूक भी हैं, गांव के लोग जागरूक नहीं हैं और सारी चीज़ें शहर की चीज़ें एक्वायर कर ली। गांव में भी आज चूल्हे पे खाना नहीं बन रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि ऐप बेस्ड खाना आ जाए। चाउमीन, शहर वाले तो कम से कम इंग्रेडिएंट देख के खाते हैं। वहाँ पे चाउमीन किस पाम ऑयल में बनाया जा रहा है, मैं कभी जाता हूँ देखता हूँ, कोई उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। लेकिन चाउमीन क्यों खाना है भैया? आप अपने एरिया की चीज़ें खाओ ना, लिट्टी चोखा खाओ। तुम्हें चाउमीन खाना क्यों? तुम चाइनीज हो। अगर चॉइस भी है तो फिर वही खाओ जो अपने बना सकते हो।
क्योंकि छोटी जगह पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जो फूड एजेंसीज हमारी होती हैं वो वहाँ तक पहुँच के क्वालिटी कंट्रोल करे, ये संभव नहीं है। एक, प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों किया गांव वालों ने? प्रदूषण इतना क्यों बढ़ने दिया गांव वालों ने? शहर की तो मजबूरी थी, अर्बनाइजेशन हुआ, गांव में प्रदूषण क्यों बढ़ा? कुएं का पानी का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? हैंडपंप के पानी का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आप जो अनाज रख रहे हैं उसमें फंगस लग रहा है, उसी अनाज को खा रहे हैं, एफ्लाटॉक्सिन लिवर कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर का कारण है। तो इन चीज़ों पे अब जागरूक होना चाहिए सबको कि रख रखाव जीवन शैली जो हम खाएंगे हमारा शरीर मन वैसा ही होगा। ये अब जागरूकता की जरूरी है। चलिए, आपने टेस्टिंग की बात की, हम उस पर आएंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि ये 5 से 15% जेनेटिक हो सकता है। अब जैसे शादी से पहले कुछ टेस्ट होने लगे हैं लड़के लड़कियों के, तो क्या कोई ऐसा भी टेस्ट है जो अगर जैसे पता चले कि ये लड़की के तरफ या लड़के के तरफ फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही है, तो क्या उन्हें कोई पर्टिकुलर टेस्ट भी करा लेना चाहिए शादी से पहले, कि वो आने वाले बच्चे में ऐसा ना हो या उनको ये दिक्कत ना हो? देखिए, ये तो निर्णय बिल्कुल कस्टम और कल्चर का होता है कि कुंडली मिलाने के अलावा कौन कौन से टेस्ट कराएं। इस पे एज ए डॉक्टर मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन उपलब्धता की बात है, उपलब्ध है। कैंसर पैनल जीन करके टेस्ट है, पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट, जो ये बताता है कि इनके पीढ़ी में कोई कैंसर के छुपे हुए जीन का कैरी करके इस स्टेज तक तो नहीं आया है, क्या इनके भविष्य में कुछ कैंसर होने की संभावना है, ये टेस्ट उपलब्ध है। यहाँ तक टेस्ट उपलब्ध है कि आप अपनी पूरी जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं। नॉट ओनली कैंसर, हार्ट डिजीज के लिए अगर रिस्क है, हाइपरकोलेस्टेरोल मतलब एबनॉर्मल लिपोप्रोफाइड ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी इनको हो सकती है, विटामिन एब्जॉर्ब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ग्लूटेन की एलर्जी तो नहीं है इनको, इन सारे के लिए एक बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसको हम लोग जेनेटिक प्रोफाइलिंग कहते हैं। इंसान का पूरा जेनेटिक प्रोफाइल निकल के आ जाएगा, और अगर अच्छा संतुलन हो पति पत्नी में या होने वाले पति पत्नी में तो इसको करा लेना चाहिए। क्योंकि कई जीन ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं दोनों में, और मिलने के बाद बच्चे में डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब बच्चे में वो बीमारी पक्की बात है कि आ जाएगी, तो करा लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये निर्णय परिवार का। क्या ये टेस्ट महंगा होता है? टेस्ट महंगा है अभी हिंदुस्तान में, क्योंकि उपलब्धता कम है इसलिए टेस्ट महंगा है। कि कितने में ये टेस्ट होता होगा? कुछ पैनल तो लगभग 30 से 32 हज़ार रुपये में हो जाता है, लेकिन कंप्लीट पैनल कराना चाहेंगे तो लगभग 60। तो शादी में जो लोग लाखों खर्च कर रहे हैं उन्हें तो ये कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना। तो ये फैसला हो सकता है इस देश में अगर जागरूकता बढ़ी तो। क्योंकि आप बार बार तकनीक की बात कर रहे हैं और टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी भी हम जिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें अब टेक्नोलॉजी इस देश में, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी नेक्स्ट लेवल जा रही है, क्या इससे मदद मिली है इसको कैंसर को क्योर करने में या इसे डिटेक्ट करने में? और लोग क्या अब वो डर खत्म हुआ? क्योंकि पहले ही कैंसर का मतलब होता, जो मुझे याद है, जो मैंने अपनी सोसाइटी को देखा है, कि अगर किसी को डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता था तो हवा ये होती थी कि अगर ये ऑपरेट हुए तो लौटेंगे नहीं। तो क्या अब इन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें आसान हो रही हैं? पूरे मॉडर्न मेडिसिन में रिसर्च इनोवेशन हर समय जारी है, अनवरत जारी है, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई। जैसे आपने एनेस्थीसिया की बात कही, एनेस्थीसिया रिस्की हुआ करता था, अब ऑलमोस्ट एनेस्थीसिया सेफेस्ट पॉसिबल एनेस्थीसिया हो चुका है। सर्जरी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव हो गई। इस तरह से अनेक टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक टेक्निक इम्प्रूव हुई, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, फास्ट हुई, पहले से जल्दी रिपोर्ट आने लगी। इस तरह से कैंसर डिटेक्शन से लेके भविष्य बहुत बड़ा है, और जो अभी इस पीढ़ी में लोग हैं वो बहुत भाग्यशाली माने आप अपने आप को, कि नॉट ओनली मेडिकल, इन जनरल टेक्नोलॉजी में जो एक कमिंग वेव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो मेडिकल को भी बूम देने वाला है और सब जगह बूम देने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारे बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर घंटों उसको देखता रहता है, आधी बातें उसको समझ में आ रही है, आधी आपको समझ में आ रही है, आप दोनों में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम से पूरे टेस्ट की रिपोर्टिंग आपकी तैयार करेगा। आपको यहाँ ओपिनियन चाहिए, अमेरिका ओपिनियन चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ओपिनियन चाहिए, इवन बिहार में मोतिहारी में बैठा व्यक्ति चाहता है दिल्ली से ओपिनियन चाहिए, तुरंत ई कियोस्क से ओपिनियन ले सकता है अपॉइंटमेंट बुक करके। ये सिस्टम आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर आ चुका, क्वांटम कंप्यूटर के कॉमन होने के बाद एल्गोरिथम इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आपकी पूरी प्रोफाइलिंग, आप फॉर एग्जांपल स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, उस समय आपकी प्रोफाइलिंग कर दी गई,
अब ये प्रोफाइलिंग ट्रैक करेगा कि आपने 30 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करी, उस समय आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कुछ भी नहीं था, सारी बीमारी नॉर्मल थी, आप स्मोकिंग नहीं करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे, खाने का स्टाइल था, पेट का साइज ये था, कमर का साइज ये था, नेक का साइज ये था, सारा कर लिया। अब आपकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वो देता रहेगा, आपको फीडबैक देगा आपके ऐप पे कि तुम्हारी नींद कम रही, तुम्हारा ये प्रोफाइल गड़बड़ हो रहा है, करेक्ट करो, ये करेगा। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे रियल टाइम में डॉक्टर से अवेलेबल चाहिए, तो दिल्ली में बैठा डॉक्टर एक गांव में बैठा आदमी अगर उसके पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी भी जानकारी हो, ई कियोस्क में अपना रजिस्ट्रेशन कराए, रियल टाइम में आके बैठेगा, जैसे स्टूल पे बैठेगा उसका वेट, पल्स, बीपी सारा आ जाएगा, फेस पे प्लाज्मा स्क्रीन जब आएगा तो लगेगा डॉक्टर सामने बैठा है। वर्चुअल स्टेथोस्कोप रोबोटिक आर्म आएगा, स्टेथोस्कोप से उसको चेक करेगा, जो कि रियल टाइम में दिल्ली बैठा डॉक्टर फील कर रहा होगा। उसकी सारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास होगी, दोनों बातचीत करेंगे रियल टाइम में। इंटरफेस इतना फास्ट होने वाला है, 5G टेक्नोलॉजी आ गई, दोनों को ब्रिज कर दिया गैप को। इसके बाद इस मरीज की सारी रिकॉर्डिंग, सारा रिकॉर्ड प्रिडिक्टिवली अवेलेबल है डॉक्टर के पास और उनके पास। अब फॉर एग्जांपल जैसे भी गवर्नमेंट चाहे कि आधार कार्ड से लिंक करे, इसके हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक कर दिया जाए। अब ये दूसरे डॉक्टर के पास भी दिखाने जाता है, सारा रिकॉर्ड मिलेगा। जो ये होता है हमने तो दिखाया था, डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीच में पिच इन किया हुआ है कि आपके रेडियोलॉजी की रिपोर्ट उसने देख ली है, उसमें डॉक्टर, एक स्टडी हुई बड़ी अच्छी यूनाइटेड किंगडम में, जिसने देखा 2 डॉक्टर एक रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे सिटी स्कैन टाइप की चीज़ को देखने में जितना समय लगा रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग जितनी एक्यूरेट आ रही, उससे फास्ट मतलब जल्दी और उससे ज़्यादा एक्यूरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है रिपोर्ट को। तो इन सबको जब इनकॉर्पोरेट कर देंगे, एक तो पूरे कंट्री में आपका हेल्थ एटलीस्ट सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलने लगेगा। स्पोक हब पैटर्न बना दें। स्पोक मतलब हर राज्य के राजधानी में आप मेन सेंटर बनाएं और उसको हब कहें। स्पोक से हर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट और छोटे छोटे PHC को जोड़ दें, वहाँ से सारी रिपोर्टिंग आपके राज्य में, राज्य से सेंटर कैपिटल को जोड़ दें, आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड कंट्री का हाथ पे आ गया। अब इसका सेकंड क्या होगा? ये तो हो गया ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, डिलीवरी सिस्टम। मेन सर्जरी के लिए लोग भागते हैं इधर से उधर। रोबोटिक सर्जरी आज दा विंची रोबोटिक सिस्टम जिस लेवल पे आ चुका है, अभी दिल्ली में बैठ के हम लोग एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जन्स कंसोल पे बैठ के अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मरीज भी सेम ऑपरेशन थिएटर में है। मैं यहाँ से जो कमांड देता हूँ, रोबोटिक आर्म उसी तरह से काम करता है। इसी को 5G टेक्नोलॉजी से जोड़ दें। पेशेंट पटना में है, आप दिल्ली से ऑपरेट करेंगे, 5G से कनेक्टेड है, रियल टाइम में वहाँ एक सर्जन सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, यहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, सेम सर्जरी की क्वालिटी आप वहाँ डिलीवर कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है। नहीं, ये बातें सुन के अच्छी लग रही, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ। time है। हाँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, लेकिन इस 140 करोड़ वाले देश में अगर मैं यहाँ से कहूँ, चूँकि आप तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, इसको एक आखिरी आदमी तक पहुँचने में लगभग कितना वक्त लग सकता है, अगर सरकार की मंशा भी हो तब भी? बिल्कुल, आपने लास्ट लाइन अच्छी बोली, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड। अब इसका इकोनॉमिक्स समझा देता हूँ। सबसे पहले सरकार को टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वेलनेस प्रोग्राम पे काम करना है। अब वेलनेस प्रोग्राम पे काम कैसे होगा? क्यों मैंने कहा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल? अपने GDP का सिर्फ 1.9% हेल्थ बजट पे है। उस 1.9% का 0.6% प्रिवेंशन पे है, रोकथाम पे। तो पहले तो GDP से हेल्थ बजट बढ़ाना है। जो 4 फॉर्मूला है GDP के से हेल्थ बजट निकालने का, मिनिमम जो आ रहा है 5% आ रहा है भारत के लिए, कि 5% तो आपको हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा और उस पर प्रिवेंशन पे आप पहले बढ़ा दें। उसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लें और वेलनेस प्रोग्राम को स्प्रेड करें। कैसे स्प्रेड करेंगे? आप फूड कंट्रोल करें, जो मैंने फर्स्ट एम कहा था। फूड में एडल्ट्रेशन बंद करें, पोल्यूशन कंट्रोल करें, प्लास्टिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कंट्रोल करें। ये हो गया। लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से आप वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन से कम करें, वॉक करें, इस तरह से अपनी एक्टिविटी को कम करें। ये इसमें तो कोई खर्च नहीं है, सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा खर्च प्रिवेंशन के नाम पे करना पड़ेगा। अब चलिए रिसर्च,
1.9% जो मैंने बताया हेल्थ बजट है, उसका 1.2% सिर्फ रिसर्च पे है। रिसर्च का बजट बढ़ाना होगा। रिसर्च पे जब बजट बढ़ाएंगे तो आप अर्ली स्क्रीनिंग डायग्नोसिस पे बात करेंगे, मतलब किसी का हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर, इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं अगर रिसर्च आप उस लेवल पे ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे साइटोलॉजी हैं, इम्प्रिंट हैं, एक्सरे हैं, इससे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं। डॉक्टरों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, जैसे मैंने बताया, हब एंड स्पोक पैटर्न पे जुड़े हुए हैं सबसे। सारे रिपोर्ट अपलोड हुआ, जिस लेवल पे उस डॉक्टर को नहीं लगा, टेक्नोलॉजी उसको फॉरवर्ड कर दे रहा है नेक्स्ट लेवल। उसके बाद अब आ गया ट्रीटमेंट। कितने लोग बचेंगे जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी? फिर ट्रीटमेंट के लिए भागना जो है दिल्ली या मुंबई, इसको अब डिसेंट्रलाइज करें, विकेंद्रीकरण करें। उसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा और डॉक्टर्स के ट्रेनिंग का सहारा, दोनों का सहारा लेके विकेंद्रीकरण करें। अगर पॉलिसी इस तरह की बनाए तो एक्चुअल में हम रेवेन्यू बचाएंगे। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि रेवेन्यू हम बचा लेंगे, हमारा खर्च बढ़ेगा नहीं, खर्च कम हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5-7 साल आपको लगेगा खर्च बढ़ा है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल आप बेनिफिट में रहेंगे। लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लेकिन आप फायदे में रहेंगे। लेकिन इस देश में तो डॉक्टरों की भारी कमी और मतलब स्पेशलाइजेशन होना पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि अब आप देखिए कि डॉक्टर जिस तरीके से कहें तो वो इस देश में MBBS करने के बाद तो वो शुरू कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस, और मतलब हर कोई चाहता है ना कि उसकी नौकरी हो जाए। इस लेवल पे स्पेशलाइज होना, वो भी तकनीक के साथ जाकर, और जिस देश में डॉक्टरों की भी भारी कमी है, तो इससे लगता नहीं है कि मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि मशीनें होंगी तो मैन पावर थोड़े कम लगेंगे, काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये देश बहुत बड़ा है। बता रहा हूँ उसका क्या है। अब तो सीटें बढ़ाई गई हैं हर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन में, लेकिन ये हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ होती है। हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप ड्रोन व्यू देखें तो पता चला डॉक्टर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना में तो बहुत हैं, लेकिन मोतिहारी, छपरा, आरा, बक्सर में नहीं है। इसको ड्रोन व्यू देखें। ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर भी एक इंसान है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे होंगे, तो बच्चे के पढ़ने की सुविधा, बच्चे को सुरक्षा, अगर इन सब चीज़ों को मुहैया कराए तो डॉक्टर का होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन करें आप। होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन अगर डॉक्टर का हर जगह उपलब्ध होगा, इंसेंटिवाइज करें। जो डॉक्टर छोटी जगह पे जाकर काम करने को तैयार है, उनकी तनख्वाह बेहतर हो जो बड़ी जगह पे काम कर रहा है डॉक्टर। इंसेंटिवाइज करें, नर्सेज को इंसेंटिवाइज करें। अगर ये करेंगे डॉक्टर उपलब्ध हो जाएगा। अभी क्या है, दिल्ली, मुंबई जैसी जगह में तो डॉक्टर बिल्कुल मशरूमिंग है, एक पे एक चढ़े हुए हैं, और छोटी जगह पे एक ही डॉक्टर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसी को होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उपलब्ध हो जाएगा। टेक्नोलॉजी आपको पिचिंग करेगा। एक डॉक्टर के बराबर का काम टेक्नोलॉजी तो चुटकी में कर लेगा, लेकिन 5-6 डॉक्टर क्लब करके उसको काम दे दें, ना उसको फटीग होता है, ना इमोशनल प्रॉब्लम है रोबो को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ना वो घर से किसी से डिस्टर्ब होके आया है तो आप पे चिल्लाएगा। उसके पास कोई इस तरह की लाइबिलिटी लेके नहीं आया है। आप चले भी जाएंगे कमांड देके तो आपको रिपोर्ट बना के आपके मोबाइल पे, डॉक्टर के मोबाइल पे देता रहेगा, डॉक्टर वेरीफाई करता रहेगा, उसको आउटपुट देता रहेगा। ये संभव है। ये तो बड़ी बात है। जैसे ये तो क्राइसिस के सिचुएशन में अगर मैं इसको देखूं, जैसे कि बॉर्डर पर हमारी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो भी बीमार होती हैं, और डॉक्टर, हालांकि फोर्स के पास अपने डॉक्टर होते हैं, आसपास एक सेंटर होता है, लेकिन अब जैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, तो क्या वो मतलब जैसे आप दिल्ली में बैठे हैं, क्या दिल्ली में बैठ के वहाँ समझिए कि द्रास सेक्टर है, क्या वहाँ ये अब इलाज पॉसिबल है कोई तकनीक से? जैसे अब किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत हो गई तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा कि ये संभव है? दा विंची ने जब रोबोटिक सिस्टम बनाया, एक्चुअली ये रोबोटिक सिस्टम नासा ने बनाया था। नासा के इंजीनियर ने बनाया। उसके बाद उन्होंने बनाया था कुछ और सोच के कि मैं सैटेलाइट स्पेस में कभी मेरा साइंटिस्ट कोई बीमार हो जाए, कोई इलाज करना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, तो डॉक्टर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि वो स्पेस ट्रेंड नहीं है। तो ये रोबो मैं साइंटिस्ट के साथ भेजूंगा और डॉक्टर यहाँ से ऑपरेट करेगा, उसको ऑपरेट कर देगा। वो सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर स्टैनफोर्ड के इंजीनियर ने उनसे कोलैबोरेट किया कि ये टेक्नोलॉजी मुझे दो। उसके बाद गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट ने उसको फंड किया कि इसको ऐसी जगह रखो, फॉर एग्जांपल US आर्मी अफगानिस्तान में ट्रैप हो गई,
फायरिंग में गोली लग गई। अब यूएस का सर्जन वहाँ जाके ऑपरेट नहीं करेगा, रोबो को वहाँ रखो साथ में आर्मी के साथ, ये ऑपरेट कर दे। इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये टेक्नोलॉजी आई थी। अभी उस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं, लेकिन 5G आने के बाद हम लोग काफ़ी होपफुल हैं कि इसके 3 सेगमेंट होते हैं, सर्जन कंसोल, पेशेंट कार्ड एंड विजन कार्ड। 3 सेगमेंट हैं। सर्जन कंसोल जहां सर्जन बैठ कर ऑपरेट करेगा, पेशेंट कार्ड जो मरीज पे ऑपरेट करता है, विजन कार्ड जिससे हम देखते हैं। सिर्फ पेशेंट कार्ड को वहां भेजना है, विजन कार्ड को वहां भेजना है, सर्जन कहीं बैठ के ऑपरेट कर सकता है, ये संभव है। अब इसी टेक्नोलॉजी को आप अब इमेजिन कीजिए पहले कि आप एक ही सिटी में 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो चल रहा है, ट्रायल हो गया, जापान ने भी कर लिया, कोरिया में चल रहा है ट्रायल, अमेरिका भी कर रहा है ट्रायल। ये हो गया कि एक सिटी में 2 जगह बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। इसी को और कर दीजिए फाइबरलेस, दूर बैठ के आप ऑपरेट करें, ये पॉसिबल है। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट करें कि आपके कंट्री में हेल्थ क्राइसिस है और ये और भी बड़ी हेल्थ क्राइसिस होने वाली है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, और सॉल्यूशन है, डुएबल सॉल्यूशन है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्या आपकी कभी चूँकि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, लगातार लोगों की मदद करते हैं, किसी से मतलब सरकार के पक्ष में कोई बातचीत इन तकनीक को लेकर कि हाँ हम इसके तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, खास करके कैंसर जैसे, क्योंकि ये तो लाइलाज बीमारी है। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और जो सरकार में होते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं, तो दोनों का तालमेल थोड़ा बैठता नहीं है। और उसका कारण क्या है? कहा गया, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन 3 करी होई वेगहि नास। सचिव मतलब सेक्रेटरी, वैद्य मतलब डॉक्टर, और गुरु मतलब टीचर, इन तीनों को प्रिय नहीं बोलना चाहिए। और मैं वही धर्म निभाता हूँ कि मैं सच बोलता हूँ, और सच सुनना पॉलिटिशियन को पसंद नहीं होता है। अगर वो बात को सुन रहे, अगर इंटरव्यू से भी सुन रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि तुम जो करेक्ट कर दोगे ना, तुमको कैंपेन की जरूरत नहीं होगी, इलेक्शन कैंपेन की। ये अगर सच में ग्राउंड लेवल पे सुधार हो गया तो तुम्हें लोग ढूंढ के जिताएंगे, जो पॉलिटिशियन ये करेक्ट करेगा। लेकिन अगर उम्मीद करोगे कि डॉक्टर आके तुम्हें समझा दे, डॉक्टर वो समझाएगा जो तुम्हारी चमचागिरी करता होगा, वो डॉक्टर नहीं समझाएगा तुम्हें जो सच बोलता है। एक्चुअली कंट्री को रिफॉर्म की जरूरत है, और 3 स्टेज पे, बस कोई रोजगार की जरूरत नहीं है। कंट्री को जरूरत स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3 स्टेज पे रिफॉर्म कर दे, रोजगार अपने आप लोग बना लेंगे। हमारे कंट्री के लोग इतने मेरिटोरियस हैं, दूसरी जगह जाकर रोजगार बना लेते हैं। कंट्री में रोजगार नहीं होगा क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा की कमी हो रही है। शिक्षा दोनों, क्लास भी और जागरूकता वाली, इनलाइटनमेंट वाली शिक्षा खत्म हो रही है। तभी तो लोग बाबा को फॉलो करते हैं आज, गोबर गौमूत्र से इलाज कराते हैं। और सुरक्षा, व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, इंटरनल एक्सटर्नल। बॉर्डर पे तो हमारी सेना कर रही है, इंटरनली वो सुरक्षित महसूस करे, मैं कहीं निकलूंगा मैं सिक्योर हूं। आईपीसी सीआरपीसी जो बदल गया, ये धारा है जो मुझे कंट्रोल करके रखेगा, मुझे कोई डैमेज नहीं करेगा। 3 चीजें कर दीजिए, देखिए कंट्री में कैसे रिफॉर्म आता है। बिहार जैसे राज्य में, चूंकि वो ह्यूमन इंडेक्स पे काफ़ी नीचे है वो स्टेट अपना, उस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो मुझे लगता है कि जब भी कोई मेजर बीमारी किसी को होती है तो वो वहाँ से निकल के दिल्ली आता है। उसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो दिल्ली है। कोई अगर बेगूसराय में बैठा है, बाढ़ में बैठा है, मोकामा में बैठा है, मोतिहारी में बैठा है, वो पहले पटना आता है और पटना टू नेक्स्ट रेफर वो दिल्ली चला आता है। तो ऐसे में बिहार जैसे राज्य को, चूँकि सरकार वहाँ भी लगातार काम कर रही है, कहाँ ये दिक्कत फंस रही है? क्या सिर्फ ये पॉलिटिकल विल पावर की प्रॉब्लम है, या राज्य को स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की भी कमी है, या वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को कहें तो एकदम जीरो से काम करने की ज़रूरत है कि एक बड़ा स्ट्रक्चर आपको देना होगा? देखिए, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, और बिहार में सारी व्यवस्थाएं नीचे की तरफ ढलान पे है, जिसको बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। एक बार ढलान पे आ गए, ये जीरो तक थोड़ा और गिरना है अभी बिहार को, तब उठना चालू होगा। बिहार बुद्ध का, महावीर का, नानक का और फर्स्ट डेमोक्रेसी का राज्य रहा है। गिरना चालू हुआ है, होता ही है, जो ऊपर जाता है नीचे आता है, और नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा। अब नीचे थोड़ा और गिर जाए, ऊपर जाएगा, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है पब्लिक की। पब्लिक की क्या दिक्कत है? वहाँ का पब्लिक उम्मीद क्या करती है? दिल्ली आ जाए और सांसद साहब एक चिट्ठी लिख दें, एम्स में लाइन लग जाए,
सांसद साहब से ये पूछो, तुम वोट मांगने आए हो, तुमने हमारे एरिया में अस्पताल कितने बनाए हैं, स्कूल कितने बनाए हैं? नालंदा विश्वविद्यालय की इनॉग्रेशन से काम नहीं चलेगा। क्या वाकई ग्राउंड लेवल पे शिक्षा व्यवस्था सुधार हुई? नहीं हुई। चलिए, अब पटना मेडिकल कॉलेज का जीर्णोद्धार हो रहा है। हमारा ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज 1927 का है, प्रिंस ऑफ वेल्स था। अब उसमें डॉक्टर कहाँ से आएंगे? कभी सोचा? अब दिक्कत क्या है, सब लोग अलग अलग सैलोज में काम कर रहे हैं। एक बलून में कोई पब्लिक बैठी, एक बलून में सरकार बैठी, एक बलून में क्रिटिक्स बैठे हैं। लोग पूछते हैं कि आप बिहार के हैं, आप चले जाइए वहाँ करने के लिए। मैं चला तो जाऊँ? रोबो है बिहार में, कैंसर सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर है बिहार में, मैं तो चला जाऊँगा। मैं वहाँ रोज बैठ के करूँगा क्या? तो सरकार को में जो बैठे लोग हैं, इंक्लूडिंग पब्लिक की जन भागीदारी मिला के क्या करने की जरूरत है कि इस बलून सबको कोलैप्स कर दो, एक बलून बनाओ और बिल्कुल ब्लेम गेम खत्म करो कि तुम खराब तुम अच्छा। जाति धर्म इन सब से ऊपर उठो। ऊपर उठने से मतलब शादी ब्याह अपना जाति में कर लो, धर्म में कर लो, लेकिन इस काम के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा के लिए सब मिल जाओ और मिल के एक कॉमन कंसेंसस ये बनाओ कि देखो ये व्यवस्था हमें ऐसे करनी पड़ेगी और इसमें एक दूसरे को सहयोग करो। ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा कि इसकी सरकार गई, उसकी आ गई, उसकी सरकार गई। सरकार से मतलब सरकार में कोई भी रहे, सरकार गवर्नेंस है कंस्टिट्यूटेड बाय लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों को मिला के वहाँ पे व्यवस्था का ये होना चाहिए कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हो। कैपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मनमानी अगर पैसा ले रहा हो तो उस पर कैप करो। जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं इंश्योर करे, प्लस सर्विलेंस मॉनिटरिंग करे कि आप जो इलाज कर रहे हैं प्रॉपर इलाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब गवर्नमेंट में आए तो उसको टेक्नोलॉजी से, जो बार बार मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी से, क्यू सिस्टम, उसको वेटिंग ना करना पड़े। ये आज पॉसिबल है। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, वो आराम से वेटिंग टाइम अवॉइड कर सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सच में दुरुस्त हो सकती है। अनडूएबल नहीं है, डूएबल है। अब मैं फुल कन्विक्शन के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि डूएबल है। अब थोड़ा वापस कैंसर बीमारी पर आते हैं। एक दो आखिरी सवाल कि एक तो जब कोई पेशेंट पटना के किसी डायग्नोसिस सेंटर पे जब वो अपना डायग्नोज कराता है या कोई टेस्ट कराता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है, लेकिन जब वही वो मुंबई के किसी सेंटर पे कराता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर नहीं है। ये कहाँ पे एरर हो रही है? क्या ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है कि मुंबई के अस्पताल में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इसको डिटेक्ट करने के लिए वो ज़्यादा बेहतर हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, या जो पटना में इस्तेमाल हो रहा है या किसी दूसरे राज्य में भी इस्तेमाल हो वो इतने बेहतर नहीं है? क्योंकि ये अक्सर कुछ केसेस में देखे गए हैं कि उनको कहा गया कि यहाँ आपको कैंसर है, वो परिवार जब और बेहतर इलाज के लिए किसी सेकेंड कंसल्टेंसी उसने ली, उसने फिर टेस्ट कराया तो फिर कहा गया कि नहीं आपको तो ये है ही नहीं। जी देखिए, कैंसर की डायग्नोसिस जो बनती है आमतौर पे बायोप्सी जो प्रोसीजर बोलते हैं, बायोप्सी या उसमें फ्लूइड लेते हैं जिसको साइटोलॉजी एफएनएसी बोलते हैं। ये टोटली पैथोलॉजिस्ट डिपेंडेंट है कि पैथोलॉजिस्ट ने जो उसमें देखा वही बोला। अब पटना के पैथोलॉजिस्ट ने देखा इसमें कैंसर है तो बोला। अब ये इंसान इसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड लेके जब बॉम्बे पहुंचा उसमें वो कैंसर का सेल गया कि नहीं गया इस पे डिपेंड करेगा कि उसको कैंसर डिक्लेयर किया गया कि नहीं किया गया। ऐसे कंडीशन में, ऐसा कंडीशन बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऐसे कंडीशन में आप ना बॉम्बे की रिपोर्ट माने ना पटना की रिपोर्ट माने, दोबारा से जरूर जांच कराएं। उसका कारण ये है, अच्छी बात है कैंसर ना निकले आपको, लेकिन कैंसर मिस हो जाए तो एडवांस स्टेज हो जाएगा। आपने तो सोचा कि बॉम्बे की रिपोर्ट आ गई कैंसर नहीं है, आप बैठ गए, 6 महीने 1 साल बाद कैंसर एडवांस निकला। इसलिए बेहतर है शांत रहें, पैनिक ना करें। ये भी ना करें बिहार के या पटना के पैथोलॉजिस्ट ने गलत रिपोर्ट दी, आप दोबारा टेस्ट कराएं, इंश्योर करें कि कैंसर नहीं है या कैंसर है। क्योंकि अब 2 हो गए तो थर्ड एक इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिस्ट से लेके इसकी जांच जरूर कराएं, यही रिकमेंडेड है। और मैं तो एक रूटीन बना के चुका हूं, कहीं से मरीज कोई रिपोर्ट लेके आता है मैं उससे कहता हूं स्लाइड ले आइए, मैं रीचेक जरूर कर लूं। ये बहुत जरूरी है। रिकन्फर्मेशन कैंसर में बहुत जरूरी है, सेकेंड ओपिनियन कैंसर में बहुत जरूरी है। एक और बात की, क्या किसी भी उम्र के, अच्छा इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं, यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिर रोल आ जाएगा। हाँ, अगर वो करेगा तो वो एक्यूरेट आपको बताएगा। वो क्या करेगा कि आपके वहाँ की माइक्रोग्राफी को
और जो आप लेके आए दोनों मैमोग्राफी को क्लब करेगा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी भी अगर होगी कैंसर की तो बता देगा। एक और क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये कैंसर हो सकता है? बिल्कुल। कैंसर में थ्योरी है हिट हाइपोथेसिस। जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो बहुत सारे कार्सिनोजेन मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले ऐसे तत्व जिसमें माना जाता है सूर्यग्रहण, जिसमें ओजोन की लेयर के ब्रेकेज के कारण बहुत सारे रेज अंदर आ रहे हैं। बच्चे में बहुत फास्ट डिवाइडिंग सेल है, तो कोई भी कार्सिनोजन माँ ने कुछ खाया या कोई रेज का एक्सपोजर हुआ, बच्चे में एक हिट हुआ, बच्चा उसको सस्टेन कर लिया, सर्वाइव कर लिया, मतलब अबॉर्शन नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा एक डैमेज्ड डीएनए लेके जी रहा था, अब सेकंड उसको फिर हिट हुआ किसी चीज़ का, वो कुछ भी होता है, इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेन हो सकता है, रेज हो सकता है, और बच्चे को 3-4 साल में कैंसर हो गया। एक होता था कंजेनिटल कैंसर, बच्चा पैदा हुआ उस कैंसर लेके पैदा हुआ, और एक हो सकता है बच्चा जब ग्रो कर गया 12 साल 18 साल क्रॉस कर गया तब एक्वायर्ड कैंसर, और इससे लेके आखिरी सांस तक, जिसमें ओल्ड एज में कैंसर खासकर प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर ये कॉमन है। तो कैंसर कहीं भी जन्म से लेके मृत्यु के बीच में कहीं हो सकता है। क्यों? आपके सेल की ही समस्या है, आपके अंदर की कोशिकाओं की समस्या है। अंदर की कोशिकाएं जब तक जीवित है, एजिंग हो रही है, इसमें कभी बदलाव हो सकता है। तो सीधी सी बात है, कोशिकाओं को जो चाहिए आप उनको दीजिए, और उसका फॉर्मूला मंत्र वही है MMMS। उनको शांत रखिए, ठंडा रखिए, उनको गर्म मत होने दीजिए, बीमारी से बचेंगे। चलिए, ये हमारे साथ थे कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अगर आपके जहन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार इन्हें फिर से बुलाएं और उन सवालों का जवाब दे सकें, क्योंकि कैंसर को लेकर बहुत सारे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमने कोशिश की, वक्त कम था, लेकिन फिर भी ये OT से सीधे हमारे पास आए और तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और हमें मतलब खास करके मुझे तो गर्व है कि आप बिहार से हैं, बिहार तक पर हैं, और कैंसर जैसी बीमारी को लेकर इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।